गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था एडजॉर्प्शन ऑफ ए गैस ऑन सॉलिड, कि सॉलिड के ऊपर गैस कैसे एडजॉर्ब करती है। तो मैंने आपको बताया था बेटा कि मान लीजिए मेरा एक ये सॉलिड सरफेस है, इस पे मैंने एक गैस को एडजॉर्ब किया और हमने एक दूसरी गैस और इस पे एडजॉर्ब करनी चाहिए, और हमने एक चीज़ देखी कि जो ये दूसरी गैस हम एडजॉर्ब कर रहे हैं इसकी एडजॉर्बिंग कैपेसिटी ज़्यादा है एज कंपेयर टू इसके। तो ये क्या करेगी बेटा, इसको यहाँ से डिस्प्लेस करेगी और इसकी जगह पे खुद आके एडजॉर्ब हो जाएगी। और यहाँ से हमने कंक्लूजन निकाला था कि हम ये कह सकते हैं कि जो स्ट्रोंगली एडजॉर्बिंग सब्सटेंस होता है इट कैन बी इजीली डिस्प्लेस द वीकली एडजॉर्बिंग सब्सटेंस, है ना। मैंने क्या कहा था कि जो स्ट्रोंगली एडजॉर्बिंग सब्सटेंस रहेगा वो क्या कर सकता है, इसको इधर से हटा के खुद आके एडजॉर्ब हो सकता है। ठीक है, इसका मैंने सेकंड एग्जांपल आपको दिया था कि व्हेन द एक्टिवेटेड चारकोल यूज्ड इन द गैस मास्क इज ऑलरेडी एक्सपोज्ड टू द एटमॉस्फेरिक एयर। इसका मतलब क्या है कि बेटा जो हम गैस मास्क यूज करते हैं फैक्ट्री वगैरह में जब हम काम करते वक्त, तो उसके अंदर एक्टिवेटेड चारकोल यूज किया जाता है उस गैस मास्क के अंदर, क्योंकि बेटा जो एक्टिवेटेड चारकोल होता है उसकी एडजॉर्बिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। अब वो क्या करेगा कि जितनी भी इम्प्योरिटीज हमारी एटमॉस्फेरिक गैसेज में है उनको एडजॉर्ब कर लेगा और प्योरीफाई को ही अंदर जाने देगा, है ना। और द गैस एंड वेपर इन द एयर आर एडजॉर्ब ऑन इट्स सरफेस बट व्हेन इट इज, लेकिन ये कह रहा है कि लेकिन अगर हम उसी गैस मास को एटमॉस्फेरिक एयर में ना रख के अगर हम इसे Cl2 के इन्वायरमेंट में रख दें तो एटमॉस्फेरिक एयर के कंपैरिजन में, क्योंकि जो हमारा सोलर ये चारकोल है ये किसका काम कर रहा है, सरफेस का काम कर रहा है। इस पे कौन आके एडजॉर्ब हो रही थी, एटमॉस्फेरिक एयर। अब मैंने कौन और ला दिया बीच में, Cl2। अब Cl2 भी आके एडजॉर्ब होगा। अब Cl2 की एडजॉर्बिंग कैपेसिटी क्या है बेटा, ज़्यादा है एज कंपेयर टू एटमॉस्फेरिक गैस के। तो ये Cl2 क्या करेगी, एटमॉस्फेरिक गैस को उधर से हटाएगी और वहां जाके क्या करेगी, खुद एडजॉर्ब हो जाएगी। मतलब क्या है कि एक स्ट्रॉन्गली एडजॉर्बिंग सब्सटेंस ने एक वीकली एडजॉर्बिंग सब्सटेंस को क्या कर दिया बेटा, वहां से हटा दिया। ठीक है, सेकंड एग्जांपल मैंने लिया था कि ऑलमोस्ट ऑल सॉलिड एडजॉर्ब गैस टू सम एक्सटेंट। मैंने कहा था कि हर सॉलिड की जो कैपेसिटी है वो गैस को एक्सटेंड करने की होती है, गैस को एडजॉर्ब करने की होती है बेटा, लेकिन किस एक्सटेंट तक एडजॉर्ब करेगा ये सबका अलग अलग रहता है। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि एक्टिवेटेड चारकोल यूज करते हैं तो ज़्यादा एडजॉर्ब कर लेता है, नॉर्मल गैस मास्क करते हैं आप तो उतना नहीं करता, या एक्टिवेटेड चारकोल का एक वैसे सरफेस ले रहे, एक फाइन सरफेस ले रहे हैं पाउडर्ड फॉर्म में तो और ज़्यादा बढ़ जाता है ना। तो सबकी एडजॉर्बिंग कैपेसिटी तो होती है लेकिन अलग अलग, कोई किसी एक्सटेंट तक एडजॉर्ब करेगा, कोई किसी एक्सटेंट तक एडजॉर्ब करेगा। तो ये कह रहा कि चारकोल की जो एडजॉर्बिंग कैपेसिटी होती है वो काफ़ी हाई होती है बेटा, और वो इतनी हाई होती है कि ये जो पॉल्यूटिंग गैस प्रेजेंट होती है एयर में, चाहे वो बिल्कुल स्मॉल कंसंट्रेशन में ही क्यों ना प्रेजेंट हो, उनको भी एडजॉर्ब कर लेगा, उनको भी सेपरेट आउट करवा देगा उस, और प्योरीफाई एयर को ही हमारे अंदर तक जाने देगा बेटा। वो अपने सरफेस पे उसको एडजॉर्ब करेगा और अंदर सिर्फ क्या जा पाएगी, प्योरीफाई एयर ही जा पाएगी। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ रहे थे कि किन किन फैक्टर पे हमारी एडजॉर्प्शन डिपेंड करती है। तो पहला फैक्टर था हमारा नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट एंड एडजॉर्बेट। हमने क्या देखा था कि जितनी हमारी गैस लिक्विफाई आसानी से हो जाएगी, मतलब जल्दी लिक्विड में बदलेगी, उतनी ही उसकी एडजॉर्बिंग कैपेसिटी हाई रहेगी, उतना ही उसका ग्रेटर फोर्स रहेगा बेटा। और मैंने देखा था कि SO2, Cl2, NH3 काफ़ी इजीली लिक्विफेबल गैस हैं, जल्दी लिक्विफाई हो जाती हैं, तो मतलब ग्रेटर एक्सटेंट तक एडजॉर्ब होती है एज कंपेयर टू H2O2 एंड N2। ठीक है बेटा, मैंने ये भी बताया था कि जो गैस जितनी जल्दी लिक्विफाई होगी इसका मतलब उसका क्रिटिकल टेम्परेचर उतना ही हाई होता है, और क्रिटिकल टेम्परेचर की मैंने डेफिनेशन बताई थी, अबोव विच ए गैस कैन नॉट बी लिक्विफाई, है ना। ये वो टेम्परेचर है कि उस टेम्परेचर से ऊपर अगर टेम्परेचर होगा तो हम गैस को लिक्विफाई नहीं कर सकते बेटा। उसके बाद हमने देखा दूसरा फैक्टर सरफेस एरिया। सरफेस एरिया के हमारी जो एडजॉर्प्शन होती है बेटा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, मतलब आप सरफेस एरिया बढ़ाएंगे आपका एडजॉर्प्शन बढ़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूँ, मैंने एक सॉलिड सब्सटेंस लिया,
ठीक है। और उस सॉलिड सब्सटेंस को मैंने देखा, जैसे कि मान लीजिए मेरे पास ये एक सॉलिड सब्सटेंस था बेटा, ठीक है। इसके पास कितने सरफेस हैं, 1 2 3 4, 4 सरफेस है इसके पास। मैंने इसको तोड़ दिया बेटा। जब हम इसको तोड़ेंगे तो ये कुछ इस तरीके से टूट के कन्वर्ट हुआ है ना, 2 में। अब सरफेस देखिए, ऊपर नीचे वाला तो इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है। एक सरफेस ये, एक सरफेस ये तो था ही, 2 नए सरफेस ये बन के तैयार हुए हैं, है ना। जब आप इसको तोड़ रहे हैं तो आपके पास 2 नए सरफेस बन के तैयार हो गए हैं बेटा। और अगर 2 नए सरफेस बन के तैयार हुए हैं, इसका मतलब आपने उसका सरफेस एरिया क्या कर दिया है, बढ़ा दिया है, ठीक है। अगर आप उसका सरफेस एरिया बढ़ा रहे हैं तो मतलब आप एडजॉर्बिंग कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं, क्योंकि एडजॉर्ब कहाँ पे होता है, सरफेस पे। और आप सरफेस बढ़ाओगे तो एडजॉर्ब तो ज़्यादा होगा ना बेटा। तो जब हम उसको तोड़ दे रहे हैं तो हमने उन तोड़ने का मतलब क्या किया है, उसको नए सरफेसेस दे दिए हैं, है ना। एडजॉर्ब करवाने के लिए नए सरफेस बना दिए हैं, तो एडजॉर्प्शन क्या करेगा बेटा, वहाँ पे बढ़ जाएगा, ठीक है। तो सेम यही है कि एक तो मैं सॉलिड सब्सटेंस लूँ, एक मैं पाउडर्ड सब्सटेंस लूँ, तो किसके पास सरफेस एरिया ज़्यादा है, पाउडर्ड सब्सटेंस के पास ज़्यादा है, तो वहाँ पे एडजॉर्प्शन क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है भाई। उसके बाद हम ये भी कह सकते हैं कि सरफेस एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एडजॉर्प्शन एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्मॉलर द पार्टिकल साइज, कि जितना हम पार्टिकल की साइज छोटे करते जाएंगे, जितना उसका पाउडर्ड फॉर्म लेके जाएंगे, उतना ही सरफेस एरिया बढ़ेगा और उतना ही एडजॉर्प्शन भी बढ़ेगा। सरफेस एरिया पर ग्राम ऑफ एडजॉर्बेंट इज कॉल्ड स्पेसिफिक सरफेस एरिया, ठीक है बेटा। अगर हमसे 1 नंबर में पूछ ले कि स्पेसिफिक सरफेस एरिया क्या है, तो अगर हम एक पर ग्राम एडजॉर्बेंट के लिए सरफेस एरिया की बात करें तो वो स्पेसिफिक सरफेस एरिया कहलाएगा उस एडजॉर्बेंट का बेटा, ठीक है। तो नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट एंड एडजॉर्बेंट पे कैसे डिपेंड करता है कि एक तो लिक्विफिकेशन पे डिपेंड करेगा, जितना जल्दी लिक्विफाई होगा उतना ही जल्दी एडजॉर्ब होगा, उतना ही ग्रेटर फोर्स से एडजॉर्ब होगा, उतना ही क्रिटिकल टेम्परेचर हाई होगा बेटा। और दूसरा सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है कि जितना पार्टिकल साइज छोटी होगी उतनी सरफेस एरिया बढ़ेगा और उतना ही एडजॉर्प्शन भी बढ़ेगा। अगला फैक्टर है भाई टेम्परेचर। टेम्परेचर के साथ कैसे इफेक्ट करती है हमारी एडजॉर्प्शन, वो देखिए। तो देखो बेटा, मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि जितनी भी हमारी एडजॉर्प्शन प्रोसेस है, रिएक्शंस है, जर्नली एक्जोथर्मिक होती हैं, और जो एंडोथर्मिक थे वो मैंने स्पेशल केस आपको बता दिए थे, ठीक है। मतलब क्या है कि जब हम एडजॉर्प्शन से डिजॉर्प्शन करवाएंगे, या मैं यूँ कह दूं कि जब मुझे डिजॉर्प्शन था किसी का, उसका एडजॉर्प्शन करवाना है, जब हम एडजॉर्प्शन करवाते हैं तो डेल एच हमारा क्या आता है बेटा, नेगेटिव आता है। और डेल एच नेगेटिव आएगा मतलब रिएक्शन हमारी एक्जोथर्मिक नेचर की होगी, ये भी मैं आपको बता चुकी थी। जब हमने थर्मोडाइनमिक फिजिबिलिटी पढ़ी थी तो वहाँ पे मैंने आपको क्लियर कर दिया था कि डेल एच नेगेटिव का मतलब आप हीट दे रहे हो सराउंडिंग को, मतलब आप हीट रिलीज कर रहे हो अपने सिस्टम से, और रिलीज करना हीट का मतलब क्या कहलाता है कि आप एक्जोथर्मिक रिएक्शन कर रहे हो बेटा। डेल एच पॉजिटिव का मतलब क्या है कि आप सिस्टम को हीट दे रहे हो सराउंडिंग से, और आप हीट रिक्वायरमेंट है हीट की रिएक्शन में, मतलब रिएक्शन एंडोथर्मिक है बेटा, ठीक है। ये क्लियर हो गया था आपको। अब देखिए, जब हमारी टेम्परेचर की जर्नली रिएक्शन मैंने कहा एक्जोथर्मिक है, मतलब उन्हें हीट नहीं चाहिए बेटा। एक्जोथर्मिक का मतलब क्या है, वो तो हीट खुद देंगी रिएक्शन करवाते वक्त, उन्हें एक्स्ट्रा हीट नहीं चाहिए। तो हमने एक ली चैटर्लियर प्रिंसिपल पढ़ा था इक्विलिब्रियम 11th में बेटा, उसमें क्या था, मैं एक बार उसको एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। उसमें ये बताया गया था कि मान लीजिए किसी रिएक्शन को करवाने के लिए कुछ स्टेबल कंडीशन चाहिए, और आप वो स्टेबल कंडीशन दे दोगे तो रिएक्शन आपकी क्या करेगी बेटा, फास्ट प्रोसीड करेगी। जैसे कैटालिस्ट रिएक्शन को चाहिए, आपने कैटालिस्ट दे दिया तो रिएक्शन क्या करेगी, फास्ट कर जाएगी। वो 2 मिनट में हो रही थी वो अब 1 मिनट में हो जाएगी, है ना। तो जो स्टेबल कंडीशन रिएक्शंस को चाहिए वो हम प्रोवाइड कर दे तो रिएक्शन की हम ये कह सकते हैं कि फेवरेबल कंडीशन अगर रिएक्शंस की दे दी जाए तो रिएक्शन का रेट क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। मान लीजिए कि रिएक्शन को टेम्परेचर चाहिए, आपने टेम्परेचर दिया, रिएक्शन जल्दी होगी। मान लीजिए रिएक्शन को टेम्परेचर नहीं चाहिए बेटा और आपने टेम्परेचर दे दिया, तो क्या रिएक्शन जल्दी होगी, नहीं होगी, है ना। तो
फेवरेबल कंडीशन देंगे तो रिएक्शन फास्ट प्रोसीड करेगी, यही था प्रिंसिपल। तो यहाँ पे आप देखिए, हमें पता है कि हमारी रिएक्शन एक्सोथर्मिक इन नेचर है बेटा, और हम टेम्परेचर दे रहे हैं उसको, रिएक्शन को हीट करते जा रहे, क्या रिएक्शन में एडजॉर्प्शन फास्ट होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि उसे टेम्परेचर नहीं चाहिए था और हम उसे कह रहे ले भाई टेम्परेचर, तो वो नहीं होगा। क्योंकि हमने फिजिकल एडजॉर्प्शन पढ़ा था, आपको ध्यान हो कि टेम्परेचर जब हम बढ़ाएंगे तो फिजिकल एडजॉर्प्शन बेटा घटेगा। क्यों घटेगा? क्योंकि वहां पे आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और आप टेम्परेचर दे रहे हो, तो जो वो वीक फोर्स बन रहा था वो भी नहीं बनेगा, है ना। तो एडजॉर्प्शन में अगर हम टेम्परेचर दे बेटा, हीट दे, तो एडजॉर्प्शन किस में बदल जाएगा? डिजॉर्प्शन में बदल जाएगा बेटा, है ना, क्योंकि उसे टेम्परेचर नहीं चाहिए था। मैंने अभी बताया ना कि फिजिकल एडजॉर्प्शन में क्या होता है, आप उसे टेम्परेचर देंगे तो जितना बढ़ाएंगे टेम्परेचर उतना एडजॉर्प्शन घटेगा, मतलब वो डिजॉर्प्शन की तरफ जा रहा है बेटा, है ना। और आप डिजॉर्प्शन से हीट ले ले बेटा, अगर एक्सोथर्मिक है, आप वहां से हीट ले लें, टेम्परेचर कम कर दे, तो वो क्या हो जाएगा? फिर से एडजॉर्ब हो जाएगा। ये इक्विलिब्रियम में जा रहे हैं ना, इक्विलिब्रियम में तो हमने प्रिंसिपल पढ़ा था कि एडजॉर्प्शन डिजॉर्प्शन में बदलेगा अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया, और अगर डिजॉर्प्शन से आप टेम्परेचर कम कर दे रहे हैं तो वापिस किस में चला जाएगा बेटा? एडजॉर्प्शन में चला जाएगा। मतलब वो कंडीशन दीजिए जो रिएक्शन की फेवरेबल कंडीशन है, जो उसे चाहिए करवाने के लिए, उस रिएक्शन को प्रोसीड होने के लिए। और अगर उसके अपोजिट दे रहे हो तो बेटा रिएक्शन तो प्रोसीड नहीं कर पाएगी। मैंने ग्राफ से आपको देखो समझाया है, मैंने क्या किया, N2 की एडजॉर्बिंग कैपेसिटी मैं बता रही हूँ अलग अलग टेम्परेचर पे, 193, 247 एंड 273 केल्विन टेम्परेचर बेटा। प्रेशर को मैंने कर दिया कांस्टेंट, यहाँ पे प्रेशर को मैंने कांस्टेंट किया है। 3 कर्व मेरी आई है अलग अलग, देखिए 190 पे कर्व यहाँ तक गई है, मैंने इसको प्रेशर के साथ यहाँ किया, मैंने इसको वॉल्यूम V3 दे दिया। यहाँ पे ये यहाँ तक कर्व आई, मैंने वॉल्यूम V2 दिया बेटा। जब मैंने टेम्परेचर को 273 किया तो कर्व मेरी यहाँ से गई कांस्टेंट प्रेशर पे, मैंने वॉल्यूम V1 दे दिया। आप यहाँ से एक चीज नोट करिए कि जब हमारा टेम्परेचर 193 है तो देखो इतना वॉल्यूम ऑफ गैस एडजॉर्ब हुआ है, लेकिन टेम्परेचर बढ़ा दिया, वॉल्यूम ऑफ गैस एडजॉर्बिंग क्या हो गई? कम हो गई। आपने टेम्परेचर और बढ़ा दिया तो जो वॉल्यूम ऑफ गैस एडजॉर्ब हो रही थी वो और कम हो गई बेटा, है ना। तो मतलब हम जितना टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं उतनी जो हमारी गैस एडजॉर्ब हो रही थी उसकी क्वांटिटी क्या होती जा रही है? अब कम होती जा रही है बेटा, ठीक है।